देखो भाई, आज मैं तुम्हें बताऊंगा DMLT फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, वो भी उत्तर प्रदेश के DMLT फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ना कि अदर स्टेट के बारे में। ठीक है, अब इसकी DMLT फर्स्ट ईयर की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ना कि प्रैक्टिकल की। देखिए, इसमें फर्स्ट पेपर ये है, ये सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना? जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें साइटोलॉजी मतलब सेल के बारे में, हिस्टोलॉजी टिश्यू वगैरह के बारे में, ऑस्टियोलॉजी हड्डी वगैरह जो होंगे इसके बारे में, और ओनली बेसिक्स ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सब के बारे में पढ़ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक, इसी में फर्स्ट पेपर में दूसरा ये है, ओनली बेसिक्स ऑफ रिलेवेंट पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब फर्स्ट पेपर में ये पढ़ना है, मतलब कुछ बीमारी हैं उनके बारे में पढ़ना, कैसे कैसे वो शरीर में बढ़ती जाती हैं। फार्माकोलॉजी पढ़ना, मतलब दवाई के बारे में, कैसे शरीर पर काम करती है उसके बारे में, कौन कौन सी दवाई किस बीमारी में काम आती है, इसके एक आइडिया में होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब दूसरा पेपर है DMLT फर्स्ट ईयर का, इसमें है पढ़ना आपको क्लिनिकल हीमेटोलॉजी, मतलब ब्लड के बारे में, और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये पढ़ना। दूसरा इसी में है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वगैरह, लिपिड वगैरह, इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, इसमें नंबर 3 टॉपिक है ये। इनके अंदर कई सारे टॉपिक हैं, अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। नंबर 3 है हैंड हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब वो हाथों को कैसे हाइजीन रख सकते हैं, उनकी साफ़ सफाई, उनको हाथ धोने के क्या क्या तरीके हैं, ये सब इसमें। प्रिवेंशन क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में। बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में ये मतलब ज़्यादातर आता है। एक है कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन, कुछ ऐसी है, CPR बोलते हैं इसको। ये है, जैसे कभी मूवी वगैरह में देखा होगा, चेस्ट को दबाते एक मशीन सी से, उसी को यही कार्डियोपल्मोनरी। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के बारे में भी बता नहीं रहा आपको, मैं थ्योरी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेकंड ईयर के बारे में, लेकिन सेकंड ईयर की बात में बताऊँगा, फर्स्ट ईयर पे ही आ जाओ। ठीक है, ये देखो जो मैंने भी बताया ना, ये फर्स्ट पेपर जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये है, और दूसरा ये है 75 मार्क होगा। 25 मार्क का ये जो तुम्हारे कॉलेज में जहाँ पे तुम पढ़ते हो इंटरनल एग्ज़ाम हो वगैरह होंगे उसके होएगा। ठीक है, और दूसरे पेपर के बारे में ये है जो अभी टॉपिक मैंने बताए थे, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट हैंड हाइजीन, प्रिवेंशन क्रॉस इन्फेक्शन, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये। ठीक है, अब इसमें अंदर क्या क्या है ये देखना। अभी ये सेकंड ईयर के बारे में, सेकंड ईयर के बारे में बाद में बताऊँ, पहले हम फर्स्ट ईयर में बात कर लें। इसमें देखो पूरी डिटेल भी दे रखी है। एक साल में 52 संडे आएंगे, और समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी हो जाएंगी 10 जाड़ों की छुट्टी हो जाएंगी, सर्दी के मौसम में गैजेट हॉलीडेज 23 आ जाएंगे, मतलब होली दीपावली ये शायद। प्रिपेरेटरी हॉलीडेज इसकी पता नहीं क्या है, मतलब जो भी है, कहने बोले 105 छुट्टी हो जाएंगी एक साल में। बाकी के दिन पढ़ाई करनी है 260 दिन। थ्योरी क्लासेस पर डे 3 घंटा, मतलब कि आधे आधे घंटा के 6 लेक्चर ले सकते हैं तुम्हारे कॉलेज वाले। प्रैक्टिकल क्लास पर डे 3 घंटा पर डे, टोटल आवर्स पर डे 6 घंटा की पढ़ाई होगी तुम्हारी। ठीक है, 260 दिन पढ़ाई करनी पूरे साल में, 1560 घंटा। ठीक है, ये आ जाओ। और जी अब आ जाओ शेड्यूल ऑफ कोर्स। कोर्स के बारे में देख लो। पेपर फर्स्ट देखो, ये लिख लो फर्स्ट ईयर है, और ये फर्स्ट पेपर थ्योरी। जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो मैंने पढ़ के बताई थी ऊपर, 180 घंटा में पढ़नी है सब। इसी में ये पढ़ना ओनली बेसिक्स ऑफ रिलेवेंट पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और सेकंड पेपर में आ जाओ क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट हैंड हाइजीन, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, BLS और CPR।
जो पेपर फर्स्ट है ये तो सब में ही रहता है, हर किसी पैरामेडिकल में कर लो या डी फार्मा, कोई सी भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड कुछ भी करोगे, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, कोई भी टेक्नीशियन का कोर्स, ये फर्स्ट पेपर तो सेम ही रहेगा। ये तुम्हारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे डीएमएलटी करोगे तो लैब के बारे में, और ओटी टेक्नीशियन के बारे में करोगे तो जो तुम्हारी ओटी है, ऑपरेशन थिएटर का रूम है, उसमें जो भी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टाँके वाँके कैसे लगाने, कैसा है वो स्टरलाइजेशन वगैरह, ये सब करना। ठीक, ये थर्ड पेपर है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। एज डिस्क्राइब्ड इन करिकुलम, कुछ ऐसी, इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़। ठीक, सो ये तो वही, ये सेकेंड ईयर का है। देखो ये सेकेंड ईयर का, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। अब ये आ जाओ, देखो ये डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, जो मैंने ऊपर बताया। इसमें जनरल ओरिएंटेशन अबाउट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब एक जनरल ओरिएंटेशन, जैसे सपाइन पोजीशन वगैरह, लैटरल वगैरह, इन सब के बारे में, ट्रांसपोर्ट सेक्शन, ये सब के बारे में पढ़ना तुम्हें। वेरियस टर्म यूज इन एनाटोमी, एनाटोमी में बहुत सारी जो टर्म्स वो यूज होती हैं उनके बारे में पढ़ना। टोटल नंबर ऑफ बोन्स पढ़ना, कितनी हड्डियाँ, दियर नेम्स, उनके हड्डियों के नाम पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे स्थित होती हैं बॉडी में, कौन सी बोन कहाँ पे होती है, ये नाम पता। बेसिक आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, इसका तुम्हें आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में ये ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे समझ लो। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन, मतलब कोशिका के बारे में बताना है। ठीक है, एनिमल के बारे में, ना कि प्लांट कोशिका के बारे में। ह्यूमन टिश्यू कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बताना, जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होती है और मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और इनके फंक्शन बताने। ओस्टियोलॉजी, ये हड्डी से रिलेटेड चैप्टर है। नेम्स बतानी, लोकेशन बतानी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक डिटेल्स ऑफ ऑल बोन, ये इसमें भी है और इसमें भी। अगर तुम यहाँ पर पढ़ लोगे ना, ये टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स, देयर नेम्स एंड लोकेशन, तो समझ लो ये वाले आपके 4 नंबर वाला खुद ही पढ़ लोगे तुम। लोकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड बेसिक डिटेल्स ऑफ ऑल बोन्स, डिटेल्स ऑफ स्कल बोन्स इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब थोबड़े में जो हमारे बोन्स रहते हैं उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे है जॉइंट, जैसे हिंज जॉइंट, वो मतलब कई सारे जॉइंट होते हैं, मेरे सब के नाम तो याद है नहीं, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, ये इसकी टाइप बताने, बेसिक स्ट्रक्चर बताने, उनका एग्जाम्पल। ठीक, स्किन एंड अपेंडिज, इसके बारे में पढ़ना, ये ज़्यादा नहीं आती स्किन अपेंडिज, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन में जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मुँह से लेके एनस तक पढ़ना है। इसमें आंतें वगैरह आती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ईसोफेगस, मुंह वगैरह सब आते हैं। ग्रोस स्ट्रक्चर बताना है इसका। वेरियस पार्ट बताने, इसके अंदर कौन कौन से वो आते हैं पार्ट्स, वो बताने। देयर फंक्शन, उनके काम बताने। इसमें डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फूड इंजेशन, जो हम खाना खाते हैं उसको निगलने की प्रक्रिया, उसके बारे में। डाइजेशन, पचाने के बारे में। अब एब्जॉर्बेशन, मतलब उसको अवशोषण कैसे होता है हमारे आंतों से ब्लड में, उसके बारे में बताना है। ठीक है, और जी कहाँ चले, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन, उसको जो हम खाते हैं उसको मल के रूप में त्यागना, उसके बारे में बताना। जैसे बोले तो पोटी करना। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें वो नहीं बताना। ठीक है, आगे है 8 चैप्टर में है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें फेफड़े, ट्रेकिया वगैरह आती है, इसकी लोकेशन बतानी। ठीक है, और ग्रोस स्ट्रक्चर बताना फेफड़ों, वेरियस पार्ट ऑफ देयर फंक्शन, एल्वियोलाई, ट्रेकिया वगैरह इनकी बतानी है। ठीक है, ये बतानी है। डिटेल्स ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म, मतलब कि हम सांस कैसे लेते हैं उसकी जो मैकेनिज्म है वो बतानी है। डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बताने, TDS वगैरह, मतलब सांस लेने के बाद कितनी ऑक्सीजन रह जाती है फेफड़ों में, सांस लेते वक्त कितनी रहती है, पूरी तरीके से खींच के सांस लोगे तो कितनी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, एयर पर आएगी फेफड़ों में, उसके बारे में। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें किडनी वगैरह आती है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ग्रोस स्ट्रक्चर
मतलब एक बड़ा सा चित्र बनाना, मतलब मोटा मोटा आईडी जिसमें 2 किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर शो कर सकते हो आप, ठीक है। वेरियस पार्ट्स बताने एंड देयर फंक्शन, मतलब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं वो बताने, उनके काम बताने, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब कैसे बनती है, यूरिन सुसु, और वॉइडिंग को कैसे भरती है, नहीं वॉइडिंग का मतलब कैसे उसको त्यागते हैं, उसको मतलब है, ठीक है। आगे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओनली ग्रोथ स्ट्रक्चर बताना इसका, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, टेस्टिस वगैरह, पेनिस वेनिस वगैरह, बॉस डिफरेंस, ये सब बताने, ठीक है। और इसमें है 11 में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जैसे मेल का बताना वैसे फीमेल का, यूट्रस ओवरी वगैरह के बारे में। पहली बात तो ये सब पते होंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लेना, फिर जिसको नहीं पता, ठीक है। अभी पेपर फर्स्ट ही चल रहा है, इसमें चैप्टर नंबर 12 में एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ग्रंथि वगैरह आती हैं, जैसे थायराइड है, और ये पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस है, पैनक्रियाज है। इसमें हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बतानी है। थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब इन सारी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो सब बताएंगे। एड्रिनल से, एड्रिनल मेड्यूला से, गोनड्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन, और इन सब के मतलब कार्य भी बताना है। डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दीज ग्लैंड नॉट रिक्वायर्ड, डिटेल्स मतलब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बारीकी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है। 13 चैप्टर में ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड, मतलब कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताना इसमें। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, दिमाग के कार्य बताने हैं, और स्पाइनल कोड के, मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल वो रहती है, बारीक बारीक नसों का जाल टाइप का रहता है, वो क्या काम करता है उसके बारे में बताएं। 14 पार्ट में है भाई, ये चैप्टर नंबर भी कह सकते हैं इसको, ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर जो है सेकंड पेपर में भी काम आया, इसमें हीमेटोलॉजी वगैरह, ठीक है, DMLT वाला। इसमें डिटेल्स ऑफ अबाउट प्लाज्मा के बारे में बताना, RBC, WBC, प्लेटलेट और क्लोटिंग सिस्टम के बारे में। चैप्टर नंबर 15 में ग्रोस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि आई, एयर, नोज, टंग, जीभ, ये सब हैं, ये सेंसरी ऑर्गन है, इनके बारे में बताना। डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, उसकी ज़रूरत नहीं है इसमें, फिर भी पढ़ लेना, इसके ऊपर मत जाना, क्या पता कोई अंदर से बारीकी से कोई छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ ले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इसमें। बेसिक ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, दिल जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके बारे में, आर्टरी, वेन्स वगैरह। ओपनिंग इनटू हार्ट एंड लीविंग द हार्ट, आर्टियल एंड वेनस ट्री ऑफ बॉडी, ये सब बताना। कहने का मतलब हार्ट के बारे में पढ़ना, उसी के बारे में बताना, ब्लड वेसल्स हैं, कोरोनरी आर्टरी वगैरह ये सब पढ़ना। लिम्फेटिक सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना, लगे लिम्फ नोड जो होते हैं उसके बारे में बताना, कहाँ कहाँ पे होते हैं, कितने कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, ये सब बताना। आगे इम्यून सिस्टम, इसमें कंपोनेंट्स एंड वेरियस मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी कैसे काम करती है उसके बारे में बताना, ठीक है। अभी पेपर फर्स्ट ही चल रहा है अभी, ठीक है, अभी पेपर फर्स्ट में अब दूसरे जो है बीमारियों के बारे में, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कुछ दवाई के बारे में, ये दूसरे उसमें आ गए, उन सब समझ, दूसरी किताब समझ लो। इसमें बेसिक स्टेप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में बताना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हीलिंग ऑफ बाउंड, घाव भरने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताना। बेसिक ऑफ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी तुम बहुत ध्यान से पढ़ लेना। पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर में मिल जाएंगे। बेसिक ऑफ शॉक के बारे में बताना, कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे ब्लड कम हो जाए तब शॉक लग सकता है, और कोई दवाई वगैरह चल रही उसकी वजह से भी हो सकता है, मतलब कई टाइप के शॉक हैं, मेरे दिमाग में नहीं रही, खैर इतनी मेरी याद नहीं है, तो अगर जब पढ़ाऊँगा तब तो मैं और बता दूँगा। शॉक 5-6 टाइप के हैं, हमारे डी फार्मा में पढ़े थे हम, ठीक है। और जी ये आगे
4 नंबर पे है बेसिक डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम, मतलब कि ब्लड जैसे चोट लगने में ब्लड नहीं जमता तो क्यों नहीं जम रहा है, उसको क्या क्या सिस्टम है उसके बारे में बताना, और वो डिसऑर्डर उसको कुछ गड़बड़ा है उसके बारे में बताना कि चोट लगने के बाद हमारे जैसे ब्लड रुक जाता और नहीं रुक रहा है तो उसको मतलब वो कुछ डिसऑर्डर होगा उसको, ठीक है, उसके बारे में बताना। बेसिक आइडिया, एक सेकंड भी आ गया है बेसिक नहीं, हाँ, बेसिक ऑफ डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम गड़बड़ाएगा है तो उसके बारे में बताना, ठीक है। तो डिसऑर्डर का मतलब ऐसे समझ लो ऑर्डर में नहीं है, कोई चीज़ डिसऑर्डर हो गई है, ठीक है। बेसिक का मतलब छोटे लेवल पे पढ़ना आपको, लेकिन नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े लेवल की या बारीकी से पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, बीमारी कैसे कैसे फैल सकती है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण को कैसे रोक सकती है, ये पढ़ना, ठीक है। मोड ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन ये भी कई बार आ चुका है। स्टरलाइजेशन एंड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इन हॉस्पिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में किसी पेपर उठा के देख लेना, स्टरलाइजेशन जरूर मिल जाएगा 10 नंबर। बेसिक आइडिया अबाउट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वायरस फंजाई, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, एक दो बार आएगा ये, ठीक। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हर बार मिलेगा आपको ये, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। और जी आगे है एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में बताना है, फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है भाई, ये भी फार्माकोलॉजी का, ठीक। बेसिक आइडिया ऑफ एनाल्जेसिक, जो दर्द निवारक दवाएं हैं उसके बारे में है, ये फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है। ओपोइड NSAID इसके बारे में, ठीक है। बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग यूज इन कफ एंड एक्सपेक्टोरेंट, खांसी में और एक्सपेक्टोरेंट जो बलगम को बाहर निकालती है उन दवाई के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, कहने का मतलब ये। बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग यूज इन बी अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा, मतलब अस्थमा में जो दवाइयाँ यूज होती हैं उनके बारे में, COPD के बारे में जो दवाई यूज होती है उनके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग यूज इन GI, जो आंतों में या मुंह में या खाने की थैली में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है या एसिड वगैरह बनना है, उसमें जो दवाइयाँ यूज होती हैं उसका एक आइडिया भी आपको होना चाहिए। आगे है 15 नंबर पर बेसिक आइडिया ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब वही है जो ड्रग माइक्रोब्स के खिलाफ काम करती हैं, उनके बारे में बताना है, तरीके से एंटीबायोटिक समझ लो इनको, ठीक है, जो बैक्टीरिया के खिलाफ या वायरस के खिलाफ काम करती हैं, या फंजाई वगैरह उसके खिलाफ, ठीक है। बेसिक आइडिया ऑफ एंटी H1 हिस्टामिन एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन ही सारे, यहाँ से लेके 9 लेक्चर से लेके यहाँ तक 17 तक। ड्रग यूज इन एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी शरीर में तो उसमें कौन कौन सी दवाई यूज होंगी उसके लिए, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट होएगा, ठीक है। इसमें बेसिक रिलेवेंट ऑफ ओनली बेसिक्स ऑफ रिलेवेंट पैथोलॉजी, मतलब पैथोलॉजी के क्वेश्चन है इसमें, फार्माकोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी के जैसे बैक्टीरिया वायरस फंजाई ये माइक्रोबायोलॉजी से 9 नंबर से लेकर 17 नंबर तक ये सब फार्माकोलॉजी के हैं। और जो बेसिक और जैसे का नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, एक्यूट क्रोनिक, ये पैथोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर फर्स्ट के तो देखो मैंने ये अब तुम्हें करवा दिया, ठीक। आगे ये भी दे रखे हैं कि कौन से लेक्चर कितने घंटा में पढ़े जाना, ठीक। 20 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर्स, ये बहुत आसान है, एक एक बार पढ़ लोगे। वैसे मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो मेरे को तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, एक बार देखूँ तो आराम से, इसमें कोई नहीं। वैसे पेपर फर्स्ट तो आसान है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पढ़ने की नहीं, एक बार पढ़ लोगे तो बात खत्म। पेपर फर्स्ट में अब आप देख लो कितने चैप्टर मानो, 18 तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के होगा 18, और जी 17 इसमें, मतलब 35 चैप्टर समझ लो, ठीक है। हिंदी में बोलो तो एक 35 पार्ट समझ लो, ठीक। 35 में से 18 ये तो सब पढ़े ही हुए होंगे। ये जो अभी 12वीं पास कर गए हैं, 12th पास कर गए हैं, उनके लिए ये 17 जो हैं ये थोड़े अलग लग सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत आसान है, एक बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से तुम समझ में आ जाए, ठीक। अब मैं दूसरे पेपर के बारे में वीडियो बनाऊंगा कल, ये परसों, ठीक।
अब वीडियो बंद करते हैं, ठीक है।